नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 15 मार्च और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। ध्यान रखिए, ये पूरा वीडियो जो है हिंदी में होने वाला है ताकि आप सारे के सारे आर्टिकल्स का जो डेटा और फैक्ट फिगर हैं उनको ईजिली रिमेंबर कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ देख सकते हैं एक तरीके से आरबीआई ने एक कार्टून रिप्रेजेंट किया है और ये एक बहुत अच्छा मैसेज हमको देता है। किस तरीके से हमें यहाँ पर कार्ड की जो सेफ्टी है उस पर ध्यान रखने की बात की गई है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता होगा तो साइबर क्राइम्स जो है, यानी जितने भी फ्रॉड्स जो होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, जो फिशिंग्स होती हैं, वो इस तरीके से होती हैं कि लोगों का बैंक बैलेंस जो है खाली हो जाता है। और ये इनफैक्ट उन लोगों के साथ की जाती है जो जनरली रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, ओल्ड एज के जो लोग हैं, और एक तरीके से वो लोग जिनको इन सब चीज़ों की आदत जनरली नहीं है, जो इन सब चीज़ों से अवे हैं, तो उन लोगों को इसका टारगेट बनाया जाता है। तो किस तरीके से आरबीआई कहता है कि अपने कार्ड को सेफली यूज़ करना है और डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है वो भी एक सेफली करने हैं और अपने होम से करने हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि कई जो बार अगर आप शॉप्स में जाते हैं तो वहाँ अगर आपका पिन वगैरह अगर एक तरीके से पता चल जाए दूसरे इंसान को तो वो आपके लिए एक तरीके से हानिकारक हो सकता है। उसके अलावा ये बताया गया कि क्यों आपको अपने एटीएम, डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जो है वो किसी को भी नहीं देनी है, क्योंकि ऐसा होता है, आपको बहुत सारी कॉल्स भी आती होंगी जिसमें आपका कभी एटीएम से रिलेटेड या कोई भी ऐसी चीज़ से रिलेटेड आपसे कोई चीज़ पूछी जाती होगी, तो आपको वो चीज़ वहाँ पर नहीं बतानी है, क्योंकि ये आपके लिए एक तरीके से कह सकते हैं बहुत हार्मफुल प्रूव हो सकता है। उसके बाद अगर बाय चांस कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है तो उसका भी सल्यूशन बैंक बताता है। सल्यूशन ये है कि आपको डेफिनेटली बैंक को नोटिफाई करना है ताकि बैंक उन सब चीज़ों को ब्लॉक कर सके और कोई भी फ्रॉड ट्रांजैक्शन जो है आपके अकाउंट से ना हो, क्योंकि एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो फिर काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं और मोस्ट प्रोबेबली तो यही होता है कि वो आप ट्रांजैक्शन उसको रिवर्स बैक नहीं कर सकते। तो इसलिए आरबीआई हमेशा ये कहता है कि डिजिटली पे कीजिए ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सेफ़ रहें, और सेफ़ ट्रांजैक्शन के लिए ऊपर डेफिनेटली बहुत अच्छे अच्छे मेजर्स दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ सेक्शन में एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ यहाँ दी गई है जो एनपीआर से रिलेटेड है, यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से। अब मैं एनपीआर की लास्ट डेवलपमेंट आपको बताऊं तो ये जब प्रीवियस ईयर कोविड जब आया था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में इसको पोस्टपोन किया था और उसके बाद से अभी तक इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं थी। लेकिन अब जो है हम पहली डेवलपमेंट देख सकते हैं कोविड के बाद की, सेंटर ने एक डिफरेंट तरीका निकाला है ये एनपीआर को आगे बढ़ाने का। ये डिफरेंट तरीका क्या है, ऑनलाइन मोड पे इसको करने की बात की गई है, जिसमें जितने भी नागरिक हैं उनको रजिस्टर करने के लिए एक ऑनलाइन मोड का इस्तेमाल करना होगा। और ये डोर टू डोर जो है जो प्रोसेस होती थी उसको एक तरीके से रोक देगा, यानी ये प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि आपको भी पता है आज की डेट में कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो डोर टू डोर जाना तो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है। इसलिए सेंटर ने मतलब केंद्र ने ऐसी गाइडलाइंस निकाली है कि एनपीआर जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, जहाँ पर लोग खुद अपना डेटा प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा बताया गया कि ये प्रोसेस कैसे होगी, कि जिसमें रेजिडेंट्स जो होंगे उनको ऑनलाइन मोड में एक रेफरेंस कोड मिलेगा और उस रेफरेंस कोड को मेंशन करने के बाद उनकी सारी डिटेल्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास पहुंच जाएंगी। उसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से आज की डेट में एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की गई है, और ये एप्लीकेशन इसलिए डेवलप की गई है क्योंकि सेंसस की यानी जो जनगणना की एक्सरसाइज है उसको सक्सेसफुली कंडक्ट किया जा सके। और जनगणना में जनरली आपको पता है कि यहाँ पर कई बार बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं झाड़ जैसा रहता है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा है कि बायोमेट्रिक्स और डॉक्यूमेंटेशन की ये सब चीज़ें जो हैं वो उनको अभी एक तरीके से इस सेंसस में ऐसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बायोमेट्रिक्स में फिंगर का जो यूज़ होता है वो कोविड स्प्रेड को बढ़ा सकता है। उसके अलावा यहाँ बताया गया कि पहला जो फेज़ है वो 1 अप्रैल से करा जाना है। अभी ये डेट निकाली गई है, लेकिन अब जब तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी तक की डेट तो 1 अप्रैल बताई गई है कि वहाँ से ये होनी थी लेकिन हुआ नहीं। और उसके बाद में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये चीज़ पोस्टपोन कर दी गई थी कोविड-19 पैंडेमिक के हिसाब से, और क्योंकि अब इतना टाइम हो गया है, करीब करीब 1 साल हो चुका है, तो अब इसको रिज्यूम करने की बात कर रहे हैं। तो अब सेंसस जो है आपको मुझे ये बताना है कि सेंसस कितने ईयर्स में कंडक्ट किया जाता है, या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लास्ट सेंसस यानी लास्ट जनगणना जो थी उस 2011 में हुई थी, अगली कब होने वाली है या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। और अब ये भी बताएंगे कि किस स्टेट से यानी किस राज्य से इस चीज़ को लागू किया जाएगा, कौन से राज्य से ये स्टार्ट होने वाली है। और इसका जो अगर आपने प्रीवियस 2-3 महीनों के करंट अफेयर को फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि कौन से राज्य से जनगणना जो है उसकी शुरुआत हुई है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर ये जो न्यूज़ आ रही है बंगाल से आ रही है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज 2 आईपीएस ऑफिसर्स को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है।
क्यों? क्योंकि जो भी अब आपने कियोस्क देखा, जो भी यहाँ पर ममता बनर्जी की रैली में हुआ कि उनको चोट वोट लग गई और उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो क्योंकि अब ऐसा होता है कि जितने भी जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, वो चीफ मिनिस्टर और ये मिनिस्टर जो हैं उनकी सिक्योरिटीज़ में लगे रहते हैं। क्योंकि अब सिक्योरिटी ब्रीच ही आप कह सकते हैं, क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को हार्म हो गया यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 2 आईपीएस ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया गया है वेस्ट बंगाल में। अब देखिए जो स्टेट है यानी राज्य जो है वो सिर्फ सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन वो उनको एक तरीके से नौकरी से बिल्कुल निकाल नहीं सकते, क्योंकि जितने भी ये ऑफिसर्स होते हैं, ये आईएएस आईपीएस और जो ऑफिसर्स होते हैं, ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। तो जो राज्य सरकार है वो सिर्फ उनको सस्पेंड या उनका एक तरीके से उनको ट्रांसफ़र ही कर सकती है बस एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन जो मेन जो एक्शन होता है कि उनको सर्विस से बाहर निकालना है नहीं निकालना है, ये राज्य केंद्र सरकार के ऊपर लागू होता है। तो ये चीज़ केंद्र सरकार करती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा ये बताया गया कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से हुआ, कि जब इलेक्शन कमीशन ने पूरा इसका जांच करी कि ये सब चीज़ें किस तरीके से हुई, तो उसके बाद बताया गया कि किस तरीके से वेस्ट बंगाल के जो सिक्योरिटी के डायरेक्टर थे विवेक सहाय और उसके अलावा जो सुपरिटेंडेंट थे, तो उन दोनों को एक तरीके से वहाँ से ट्रांसफ़र उनका कर दिया गया। यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। उसके अलावा बताया गया है कि किस तरीके से, क्योंकि एक सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई थी और ये इतना ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात हो गई थी, तो उसके बाद जो नए आईपीएस ऑफिसर आए उनका नाम है सुनील कुमार यादव और ये 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको वहाँ पर पोस्ट किया गया और उनके बदले में जो 2 बाकी थे उनको एक तरीके से कहीं और पोस्टिंग उनकी कर दी है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि किस तरीके से रिपोर्ट मांगी गई है कि डीजीपी जो हैं वहाँ के, वो एक तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसी क्या दिक्कत हुई सिक्योरिटी के टाइम में, जो सिक्योरिटी ऑफिशियल जो हैं वो फेल हो गए अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में, और ये जो इंसिडेंट हुआ ये वहाँ पर ये इंसिडेंट हो पाया एक तरीके से। तो इसका जो फेलियर है उसके बारे में रिपोर्ट जो है वो डीजीपी सौंपेंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट को प्रॉपर्ली स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। तो ये थी ये न्यूज़, ये आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता हो तो अच्छा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर है कि आज की डेट में 25,320 न्यू केसेस अभी तक आ चुके हैं और इस साल का अभी तक का तो जो है जितना बड़ा स्पाइक देखा गया ये 7 अलग अलग राज्यों से आ रहा है। अब इंडिया के में अभी जो 88% केस आए हैं वो इन 7 राज्यों से ही हैं। तो ये सिंपल सी बात दिखाता है कि इन 7 राज्यों में केस का जो बढ़ रहे हैं, केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और बाकी राज्यों में तो कई राज्यों में भी कंट्रोल में है, लेकिन इन राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और जैसा हमने प्रीवियस दो न्यूज़पेपर के एडिटोर्स में पढ़ा था कि क्योंकि केस इन 7 राज्यों में बढ़ रहे हैं, तो हमारा जो ग्लोबल नहीं एक तरीके से नेशनल रिकवरी रेट जो है, जो 98% के आसपास था, वो ड्रॉप होकर 96 के आसपास आ गया था। और ये 2 दिन पुराना डेटा था, अभी तक तो और कम हो गया होगा वो डेटा। तो ये चीज़ थी। और उसके अलावा बताया जा रही है, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो अभी एक्टिव केस करीब 2,07,703 हैं। तो देखिए किस तरीके से फेब के बाद हमने देखा गया, जब से वैक्सीन का रोल आउट हुआ है तब से केस दोबारा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लोगों में एक तरीके से ढील आ चुकी है कोविड को लेकर। तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों से बचना है, प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं, और ये सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करने के बाद ही इस डिजीज़ को एक तरीके से एलिमिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड आप एक ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर बताया गया कि किस तरीके से वायरस जो है वो कैसे इन्हेंस एक तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। जैसा हम देख सकते हैं इस ग्राफ में, जैसा दिखाया गया है कि मार्च का डेटा दिया गया है, जैसे हम आज तक का डेटा दे रहे हैं, तो हमने कल रात का जो डेटा दिया है उसमें यहाँ पर बताया कि कितने केसेस आए हैं। तो अब देख सकते हैं ग्राफ जनरली इंक्रीज़ ही कर रहा है। बीच में हम देख सकते हैं 5 से 9 मार्च के बीच में थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ था, लेकिन फिर दोबारा से ग्राफ इंक्रीज़ ही कर रहा है। तो जनरली इस ग्राफ में हम देख रहे हैं बढ़ोतरी ही ज़्यादा हो रही है, तो ये एक तरीके से गलत ही इंडिकेशन है। तो हमें डेफिनेटली मेजर्स इस तरीके से लेने हैं कि हम इस वायरस को कंट्रोल कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर हाई कोर्ट किस तरीके से बता रहा है कि अब वो अपनी प्रॉपर फिजिकल हियरिंग्स को आज के डेट में कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि जब से कोविड हुआ था तो दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ साफ बताया था कि उनकी सारी जितने भी कोर्ट के प्रोसीडिंग्स होंगी वो वर्चुअली होंगी। आपने सुना भी होगा कि कई बार जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट या अहमदाबाद हाई कोर्ट जो है उन्होंने वर्चुअल प्रोसीडिंग्स के थ्रू सारे अपने जो भी मतलब डिसीजन थे वो दिए। तो डेफिनेटली अब ये जब ये सब चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया है कि वो अपनी फिजिकल हियरिंग जो है जितने भी बेंचों पे हैं उनको स्टार्ट करने वाला है। और ये करीब करीब 1 साल की बात हो चुकी है, क्योंकि 1 साल पहले ये रिस्ट्रिक्शन एक तरीके से हाई कोर्ट ने लगाई थी, क्योंकि कोविड का जो स्प्रेड था उसको रोकना था। उसके अलावा हाई कोर्ट ने बताया कि इससे पहले किस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक्सेप्शनल केसेस, यानी कई ऐसे केसेस भी थे जिनमें जजमेंट देना ज़रूरी ही था, तो उन सब केसेस में किस तरीके से हाई कोर्ट ने वीडियो कॉल के थ्रू जजमेंट अपना पास किया। उसके अलावा यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आज की डेट में
किस तरीके से इन एक्सेप्शनल केसेस में जजेस जो हैं वो भी उन्होंने कितना अपना योगदान दिया, क्योंकि आज की डेट में ये हो रहा है कि एक्सेप्शनल केसेस जो हैं वो जजेस की ही डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिए गए हैं, यानी प्रॉपर्ली। अब देखिए क्या होता है कि जनरली जैसे आपने अभी 3-4 दिन पहले के जो न्यूज़पेपर में जो था, जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था 1992 में, उसको दोबारा रिव्यू करने की बात हो रही है। और क्यों रिव्यू करने की बात हो रही है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अगर आपको पता होगा, अगर आपने पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी है तो आपको पता होगा कि मंडल कमीशन के अकॉर्डिंग 49% से ज़्यादा रिजर्वेशन दिया नहीं जा सकता। लेकिन राज्य जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर रिजर्वेशन करीब करीब 60% तक भी पहुँच रहा है। और इन राज्यों से सफाई मांगी तो उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिनकी वजह से इनको रिजर्वेशन देना पड़ा। अब क्योंकि पहले तो कोर्ट को लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, तो उन्होंने राज्य को साफ कहा कि इस चीज़ को कम किया जाए। लेकिन अब कोर्ट को लगने लगा है कि ये चीज़ कई हद तक सही भी है, क्योंकि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सरकारों को ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। तो अब कोर्ट ये फैसला कर रहा है कि जो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 1992 में हुआ था, उस केस को दोबारा एक बड़ी बेंच पे रिव्यू किया जाए, ऐसी बात की गई है। तो जो बेंचेस की बात है वो यहाँ पर जैसे बड़ी बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की बात होती है, वो यहाँ ऑनलाइन नहीं हो सकती, ऐसी बात हो रही है। तो यहाँ पर्सनली जो जज के डिस्क्रिप्शन है उन्हीं पे जो अभी तक वर्चुअल प्रोसीडिंग्स हुई थी वो करी जा रही थी। तो देखिए ये आर्टिकल किस तरीके से मतलब एक आपको बताता है कि आज के डेट में फिजिकल हेयरिंग जो है वो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोर्ट्स के लिए कंपेयर टू वर्चुअल हेयरिंग। और कई ऐसे डिसीजंस हैं जो सिर्फ फिजिकल हेयरिंग में दिए जा सकते हैं, कई बड़े डिसीजन जो हैं। तो सिंपल सी बात है, ये एक मूव तो लेना ही था हाई कोर्ट को और ये कर ही दिया गया है। अब अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ये काफ़ी छोटा सेक्शन आया था लेकिन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से इंडिया और उज़्बेकिस्तान के बीच में आज एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो चल रही है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज कहाँ हो रही है? ये रानीखेत में हो रही है। यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, रानीखेत में एक जगह है चौबटिया, जहाँ पर इस एक्सरसाइज को कमेंस किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। इंडिया उज़्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है? आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स कौन सी फोर्स की एक्सरसाइज है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एडिशन था, ये चीज़ भी एग्जाम में आ जाती है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक्सरसाइज का नाम क्या था। ध्यान रखिए एक्सरसाइज का नाम है डस्टलिफ्ट 2, ये इस एक्सरसाइज का नाम है, आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ बताई गई है और ये भी एक आप कह सकते हैं एक डिफेंस की जो डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड है। क्यों? अभी हमने रिसेंटली 6 सौर राइफल्स को इंडक्ट किया था अपनी फोर्सेस के लिए। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमने किस कंट्री से इसको इंडक्ट किया था? मैं इसका आंसर आपको कल की वीडियो में दूंगा। तो 6 सौर राइफल जो है वो हमने इंडक्ट की थी। और अभी जो 6 सौर राइफल्स हैं, इनके द्वारा इन राइफल्स के थ्रू ही ये जो प्रैक्टिस है, एक तरीके से हैंडलिंग जो है वो इन राइफल्स के थ्रू ही हो रही है। जितने भी इंडियन और उज़्बेकिस्तान के ट्रूप्स हैं वो इन राइफल्स के थ्रू ही सारे एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी हेलीबॉर्न ऑपरेशंस हो रहे हैं। और ऑपरेशन क्यों हो रहे हैं? काउंटर टेररिस्ट इन्वायरमेंट में किस तरीके से ऑपरेशन किया जाए उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है दोनों कंट्रीज़ के ट्रूप्स के बीच में। तो डेफिनेटली एयरबोर्न ऑपरेशंस जो है वो काउंटर टेररिज्म और काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस होते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रेनिंग का, और वही किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है जो बता रहे हैं कि बैंक के जो ऑपरेशंस हैं वो और 2 दिन के लिए इफेक्ट हो सकते हैं। और हमें यहाँ पर सिर्फ इसलिए जानना है कि बैंक आज के डेट में प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन को एक तरीके से अपोज करते हैं। ये चीज़ हमारे लिए एक तरीके से रेलिवेंट है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि जो बैंक है वो क्यों, उनका क्या रीज़न है उनको प्रोटेस्ट करने का। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली बैंक्स पे एक तरीके से बैन लगाया गया था कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। क्या आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में कि कौन से मंथ में ये बैन एंड हुआ है? अगर मैं आपको बता दूँ तो ये पिछले साल के मतलब लास्ट के जो 5-6 महीने थे उनमें से कोई एक मंथ है। या मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, उनमें से कोई एक मंथ में ऐसा रेगुलेशन लाया गया था कि ये बैंक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और वो सक्सेसफुल भी हुआ था। खैर उसके बाद वो रेगुलेशन हटा दिया गया। तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज़ को भी बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब देखिए यहाँ पर दिल्ली से एक डेवलपमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन हमारे लिए इतनी ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। हमारे लिए एक सिर्फ डेटा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है वो है एक सीवरेज प्रोजेक्ट। अब देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो कई बार आपकी आंसर राइटिंग में जो टॉपिक आते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, उनमें आपसे पूछा जा सकता है कि रिसेंट डेवलपमेंट जो है वो क्या हुई हैं। तो आप ये डेवलपमेंट को कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में एक फैक्ट या फिगर ही कह सकते हैं इसको। उसके अलावा कई बार जीडीज़ में आता है कि जैसे अगर मान लो कि आपको इस जीडी आ गई कि इंडिया को फ्यूचर में किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जैसे इस टाइप की जीडीज़ आती है कि मिलिट्री पे फोकस करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको डिफरेंट पॉइंट दिए जा सकते हैं। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को कोट कर पाएंगे।
तो देखिए किस तरीके से बताया गया कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सीवरेज मास्टर प्लान 2031 के अंडर में 7.25 लाख की जो पॉपुलेशन है उसको एक तरीके से जल बोर्ड के अंदर ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ताकि जो इतनी पॉपुलेशन है वो बेनिफिट हो पाए इस सीवरेज मास्टर प्लान के लिए। क्योंकि देखिए एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि सीवर की वजह से, सीवर लाइंस में जो फॉल्ट होते हैं, लीकेजेस होते हैं, उसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। ग्राउंड वाटर का जो पोल्यूशन है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कई सारे जो स्ट्रेटा हैं, लोग हैं, उनको इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर का कंजप्शन करते हैं, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति क्लियरली बताती है। और आप मुझे एक और चीज़ बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा डिजीज़ होता है बेबीज़ में जो नाइट्रेट के, जो ग्राउंड वाटर में जो नाइट्रेट होता है उसके कंजम्पशन से हो जाता है। ध्यान रखिए, ये जो डिजीज़ का नाम है ये भी बी से ही स्टार्ट होता है, ये मैं आपको हिंट दे रहा हूँ और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो ये आप मुझे बताएंगे और इसका मैं जो आंसर है वो कल की वीडियो में दूंगा। तो डेफिनेटली ग्राउंड वाटर की जो पोल्यूशन है उससे काफ़ी सारे डिजीज़ भी हो जाते हैं लोगों को और काफ़ी सारे लोगों की जान भी चली जाती है। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सीवरेज प्लान है ये काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा चुका है और इसका जो प्लान की एंडिंग है ये 2031 में होने वाली है। तो देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉपर डेवलपमेंट है लोगों की एक तरीके से बेनिफिट के लिए। और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होने वाली है ये आपको पता होनी चाहिए। तो कॉस्ट इसकी 480 करोड़ की है। ध्यान रखिए 7.25 लाख की पॉपुलेशन को बेनिफिट करने वाला है और उसकी कॉस्ट है वो 480 करोड़ होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अब यहाँ पर देखिए न्यूज़ आ रही है कि किस तरीके से अरावलीज़ में आज की डेट में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग तो नहीं, एक आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब आर्टिकल में जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे अब अरावलीज जो है वो एक तरीके से वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन जो हिल्स पीक्स हैं, माउंटेन पीक्स हैं, उसमें आती है अरावलीज। ये आप कह सकते हैं करीब करीब दिल्ली से स्टार्ट होती है और पूरे राजस्थान तक एक्सटेंड होती है। इसकी जो हाईएस्ट पीक है, ध्यान रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज्योग्राफी में आपने अगर नहीं पढ़ी तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए कि अरावली की जो हाईएस्ट पीक है इसको गुरु शिखर कहा जाता है। ध्यान रखिए ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और डेफिनेटली ये आगे भी पूछा जाएगा। उसके अलावा जैसे अगर मैं आपको कुछ और हिल्स पीक जो माउंटेन पीक्स है उनका बता दूँ तो सतपुरा जो है उसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़, ये चीज़ ध्यान रखिए। और जो नीलगिरी है साउथ में उसकी हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा। वैसे ही बहुत सारी ऑल की पीक्स हैं, इसके तो खैर इतने ज़्यादा नाम है जितने बताऊँ उतने कम है, लेकिन हम कुछ कुछ प्रोमिनेंट जो पीक्स हैं उनके जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आप उनको डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आर्टिकल की तरफ जहाँ बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज के डेट में एनवायरमेंटलिस्ट और लोकल के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है माइनिंग करना चाहती है अरावलीज में, लेकिन क्योंकि माइनिंग करने से फॉरेस्ट कवर जो है गिर जाता है, इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये इसकी ओरिजिन कहाँ से हुआ? देखिए हरियाणा गवर्नमेंट ने एक प्ली डाली और उस प्ली में परमिशन मांगी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद से आगे के जो अरावली हिल्स हैं वहाँ पर वो माइनिंग कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खैर उनको परमिशन दी नहीं दी है तो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन क्योंकि लोगों को पहले पता चल गया कि ये ऐसी कोई डेवलपमेंट गवर्नमेंट करने वाली है, तो जितने भी इन्वायरमेंटिस्ट थे, जितने भी रेसिडेंट्स थे, उन लोगों ने इसका स्ट्रांगली अपोज किया कि माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और उसके अगेंस्ट में लोगों ने साफ साफ कहा है कि लोगों जो गवर्नमेंट है उसको फॉरेस्ट कवर जो है उस पर इंक्रीज़ करने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन ये माइनिंग वाली एक्टिविटीज़ करने में। उसके अलावा बताया जा रहा है कि किस तरीके से अरावलीज में जो है वो पुराने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं उनको डेमोलिश करके आज के डेट में सैपलिंग्स जो हैं उन सब चीज़ों को प्लांट करना चाहिए, क्योंकि 50,000 एकड़ का जो एरिया है अगर उसमें फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ किया जाएगा तो डेफिनेटली जो एनसीआर का एरिया है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि जो अरावलीज हैं वो करीब करीब आप कह सकते हैं दिल्ली से ही स्टार्ट होती हैं। तो अगर यहाँ फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा तो एयर क्वालिटी जो है वो दिल्ली में इंक्रीज़ करेगी, एनसीआर के जो रीजन है वो इंक्रीज़ करेगी। तो सच में एक ये जो चीज़ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे एक और चीज़ मुझे याद है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो एनसीआर के जो लंग्स हैं वो एक तरीके से अरावली से, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुंबई का जो एरिया है उसके लंग्स कौन से फॉरेस्ट हैं? ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे और मैं आपको इसका हिंट दे दूँ तो इसका हिंट ऐसा था कि वहाँ पर मेट्रो का जो है डेवलपमेंट करने की बात चल रही थी और इसलिए लोगों ने उस चीज़ को बहुत अपोज किया था। और अगर आप मुंबई का मैप देखो तो मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच में इसका फॉरेस्ट कवर दिखता है। तो ये कौन से फॉरेस्ट थे आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं इसको आपको हिंट देता हूँ, इन फॉरेस्ट का नाम ए से शुरू होता है।
तो देखिए आज के डेट में लोग ने किस तरीके से इन सब चीज़ों के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है। और इसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा इशू है। देखिए वही सेम चीज़ आ गई जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस करी थी कि एनसीआर में जो है काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन जो है, और ये जो माउंटेन रेंजेस हैं और इसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है ये एक तरीके से बैरियर बन जाते हैं उस पॉल्यूशन को बढ़ने में, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करते हैं। उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से अरावलीज में आज के डेट में नेचुरल क्रैक्स हैं और अलग अलग फीचर्स हैं, पर्कुलेशन रेट काफ़ी अच्छा है, और उस रेट की वजह से आज के डेट में करीब करीब 2 मिलियन लीटर पानी जो है वो पर हेक्टेयर ग्राउंड वाटर में जाता है। ध्यान रखिए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जितने भी शहरी इलाके हैं वहाँ पर बोरिंग के थ्रू इस ग्राउंड वाटर को विड्रॉ किया जाता है। तो डेफिनेटली अगर एक जगह से वाटर कम हो रहा है तो कहीं ना किसी एरिया से उस वाटर को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। उसके अलावा बताया जा रहे हैं कि किस तरीके से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, क्योंकि इतने सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं और अगर यहाँ पर वेजिटेशन ख़त्म होगा तो ये जानवर जो है वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद एक प्रॉपर डेटा फिगर आता है यहाँ पर जिसको आपको नोट करने की ज़रूरत है। ये बता रहा है कि हरियाणा का जो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का, वो बताता है कि 119 में से 58 मायने ऐसी हैं जिनको एलोकेट कर दिया गया है काम के लिए, और उसमें से भी करीब करीब 26,000 केस ऐसे हैं जो इलीगल माइनिंग के हैं। अब देखिए करीब करीब का कह सकते हैं कि 50% माइन है जो हैं वो एलोकेट हो चुकी हैं काम पे, लेकिन उसके बावजूद भी 26,000 केस इलीगल माइनिंग के आ चुके हैं। तो अगर 100% इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तो कितना ज़्यादा इलीगल केस बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगा तभी जाके ये चीज़ प्रॉपर डायरेक्शन में हो सकती है। उसके अलावा हमें इन्वायरमेंट को भी देखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। ये आ रही है म्यांमार की तरफ से। अब म्यांमार कूप से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो म्यांमार के मिलिट्री जनरल हैं जिन्होंने अभी ये मिलिट्री कूप किया है यानी तख्तापलट किया है, उनका नाम क्या है। आपको ये चीज़ मुझे बतानी है। अब आपने आंग सान सू की का नाम तो सुना ही होगा, वो तो आज के डेट में जेल में है, लेकिन मिलिट्री जनरल का नाम जनरली लोगों को नहीं पता है। तो ये आप इसको ढूंढिए गूगल में और उसके बाद आप कमेंट कीजिए, तो इस चीज़ से आपको ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि अभी एक बहुत हॉट बर्निंग टॉपिक है, क्योंकि ये चीज़ यूएन तक पहुंच चुकी है आज के डेट में। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब संडे तक हम देख सकते हैं 38 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और टोटल अगर बात की जाए स्टार्टिंग से कि कितने लोग की जान जा चुके हैं तो करीब करीब 80 लोग, ये एक डेफिनेट फिगर नहीं है लेकिन करीब करीब 80 लोग अपनी जान खो चुके हैं। आज के डेट में किस तरीके से टीयर गैस और रबर बुलेट्स जो हैं वो लोगों पे छोड़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देखा जा रहा है, और काफ़ी देखा जा रहा है कि लोगों के राइट्स को जो है उनको एक तरीके से राइट का हनन किया जा रहा है। तो म्यांमार में जो यूएन के जो एक तरीके से इन्वॉयस हैं उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम किया है, यानी इस चीज़ के अगेंस्ट बिल्कुल गया है। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि किस तरीके से यूएन तक ये बात पहुंच चुकी है, और डेफिनेटली क्योंकि ये सब चीज़ें इतना हाई लेवल पे पहुंच चुकी है तो आज की डेट में मैं मानता हूँ कि फ्यूचर में हम सारे जो ग्लोबल जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ आके इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा मार्शल लॉ यानी रूल बाय मिलिट्री, इसे कहते हैं मार्शल लॉ, ये 2 टाउन में लगाया जा चुका है। तो डेफिनेटली चीज़ें अच्छी नहीं हैं और ये सब चीज़ें फ्यूचर में इम्प्रूव हो ऐसा ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बहुत सही न्यूज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आज के डेट में किस तरीके से एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो कई कंट्रीज़ में बैन हो चुकी है। रिसेंटली आयरलैंड और इटली ने इसको बैन कर दिया है, और इसके अलावा डेनमार्क, नॉर्वे, बल्गेरिया ने लास्ट वीक इसको बैन कर दिया। अब इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एस्ट्राजेनेका जो है वो एक स्वीडिश फार्मा कंपनी है, और इसका मेन रीज़न बैन करने का यही है कि ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। अब क्योंकि अब देखिए ये चीज़ 100% ट्रू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनली, क्योंकि बहुत ह्यूज पॉपुलेशन में कुछ लोगों में ब्लड क्लॉट देखा गया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये वैक्सीन से ही हुआ है, क्योंकि बाकी और कंट्रीज़ में भी ये वैक्सीन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है और वहाँ पर ये चीज़ें नहीं देखी जा रही हैं। तो डेफिनेटली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये 100% श्योर तो नहीं है, लेकिन अब WHO ने भी साफ साफ कह दिया कि इस टाइप की जो ब्लड क्लॉटिंग है ये एक तरीके से कोई कैजुअल लिंक नहीं बैठाती इस वैक्सीन के साथ। डेफिनेटली ये एक तरीके से मिसकंसेप्शन ही कह सकते हैं इन कंट्रीज़ में। उसके अलावा यहाँ ये भी बता रहे हैं कि एस्ट्राजेनेका जो है वो सबसे चीपेस्ट वैक्सीन अवेलेबल है अभी तक की। और जो WHO ने कोवैक्स इनिशिएटिव लिया है, ध्यान रखिए हमने कोवैक्स इनिशिएटिव की बात आज सुबह के जो एडिटोरियल एनालिसिस है उसमें भी की थी, तो आप इस चीज़ को पक्का ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा कि कोवैक्स क्या है। जनरली आप अगर लोगों को इसको पढ़ के तो ये लगा कि ये कोई दवाई हो सकती है या ऐसा, लेकिन ये एक्चुअल में कोवैक्स WHO का एक इनिशिएटिव है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो WHO का जो कोवैक्स इनिशिएटिव है वो भी एक तरीके से स्टेप लेता है कि किस तरीके से इस टाइप की जो वैक्सीन हैं उनको ग्लोबली सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ताकि सारे के सारे जो देश हैं उनको प्रॉपर्ली वैक्सीन मिले और सब अपनी जो हेल्थ है अपने सिटीजन्स की हेल्थ के लिए प्रोग्रेस कर पाएँ।
तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें आज डिस्कस करने थे। हमने सारे आर्टिकल्स डिस्कस किए और सारे आर्टिकल मोस्टली फैक्ट्स और फिगर्स पे ही बेस्ड है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके इंटरव्यूज़ और आपकी स्पेशली जहाँ जीडीज़ होने वाली है, जहाँ पे आपकी ओपिनियन मेकिंग मैटर करती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी ऐसे डाउट्स हैं या आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली उनको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, मैं उनको आंसर ज़रूर करूँगा। उसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने के साथ ही इंक्रीज़ होती है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर्ली डेली एडिटोरियल्स और न्यूज़ डिस्कशन जो है वो एक 30 से 40 मिनट की वीडियो के अंदर में मिल जाए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।